हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस केमिस्ट्री पर। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या फिर चैनल के लिंक पर जाकर के देख सकते हो। और अगर आप अभी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। आइए हम आप बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमको प्रॉब्लम्स कर जाते हैं। वो कैसे प्रॉब्लम्स करते हैं क्वेश्चन, आइए। जैसे पूछ लेता है कंपेरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसे अभी तक आयोनाइजेशन एनर्जी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते थे, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो हमसे मिस्टेक हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि अभी तक हम क्या करते थे। ऑर्बिटल है और ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये कंबाइन करते हैं तो एक ये बनाता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक ये आपका बनाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम ABMO कहते हैं, ठीक है। BMO और ABMO बनाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये जो लाइन है एवरेज एनर्जी लाइन है, ठीक है। तो जैसे हम एक्सिस में जाते हैं तो जरा बताइएगा ऊपर जाने पर वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स ये क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल पर होगा, हाई एनर्जी पर होगा। अच्छा, ये BMO किस पर होगा, ये लो एनर्जी पर होगा। अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट, जब ये लो एनर्जी पर होगा। अब आपको एक बात ये बतानी है कि जब ये BMO लो एनर्जी लेवल पर, तो इनमें कौन न्यूक्लियस के पास होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा। आइए बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि लो एनर्जी पर है, ध्यान देना। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही, जो जिसकी लो एनर्जी है वो न्यूक्लियस के पास होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे ये लो एनर्जी है ये कहाँ जाएगा, दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस ड्यू टू नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस ड्यू टू किसकी वजह से, बताइए। ये नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा वो क्या होगा, हाई Z इफेक्टिव को शो करेगा। अच्छा, इसके बाद आपका एवरेज के पहले कौन है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बात बताइए, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आपको एक बात समझनी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए, वो ये है कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल से निकलेगा। अच्छा, हमने बात किया है कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप बताइए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर किसकी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, और फिर किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एडवांस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जी हाँ, हम एडवांस के लिए भी पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं और बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड वाला जो टॉपिक है वो आपका इसके साथ, देखो अभी आपको मैं एक बात बताऊंगा जो जनरली आपसे क्वेश्चन किया जाता है, उसी लिए मैंने यहाँ पे आपसे ये डिस्कस किया है बॉन्डिंग। ये हमने आपको यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की यहाँ पे हमने बात किया है। तो अगर मैं कहूँ कि किसका सबसे ज्यादा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अगर ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज और पूछेगा, इफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, अच्छा, इफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम सेम ऑर्बिटल, फ्रॉम
सेम ऑर्बिटल। अच्छा, मतलब एक ही ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए तो देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल से रिमूव किया जाएगा उस केस में देखिए जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। दैट मीन्स ये होगा कि जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हो। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अगर जैसे सेम एटम होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। क्योंकि देखो दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो। अगर आपको ये समझ में थोड़ा कम आए आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पोर्शन तो आप पीरियोडिक टेबल में जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, पूरा लेक्चर वहां पे पड़ा हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एक बात बताओ, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुका है, उतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ऑलरेडी निकाल चुका है। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो न्यूक्लियस की क्या होता जाएगा, पास और पास होता जाएगा, और जितना पास आएगा न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब देखो एक बात समझो, ये है मान लो आपका न्यूक्लियस, ये है आउटर सेल्स, और ये भी है आपका आउटर सेल, ठीक। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करेगा तो साइज क्या होती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी, साइज विल बी एक्सपेंड। और साइज बढ़ेगी तो आप बताना, जैसे मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसकी साइज कुछ ऐसी हो गई, और आपको पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, दैट मीन्स फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इसका इस पर यहां इलेक्ट्रॉन अगर हो तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो गई तो एक बात आपको समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये होगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। अगर आप छाप लिया हो तो इसे हम मिटा देते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं, H2 प्लस H एंड H2 माइनस, इस पे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इस पे जब हम डिस्कशन करेंगे, चलिए देखिए हम आपको बताते हैं, ये H है, सिंपल सा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके केस में आप क्या करोगे, देखो जरा, इसके केस में ये H का एक 1s वाला ऑर्बिटल है और ये दूसरे H का एक 1s वाला ऑर्बिटल है। ये बॉन्डिंग में जाएंगे तो कुछ ऐसा, और ये जब एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो कुछ ऐसा। ध्यान से देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात हो ही रही है तो ढंग से हो जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अच्छा, एक बार बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, हाँ ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा H2 का, और ये कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहली चीज, इस बात को हम समझ लेते हैं। अब आइए, अगर मैंने कहा कि इस क्या करना है आपको, H2 में कंपेरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। आइए इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा H2 के केस में। तो जैसे मैं लिख रहा हूं, H2 के केस में इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, पहली बात। अच्छा, मैं फिर H2 प्लस बनाता हूं। H2 प्लस का मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा। पहले आप ये पता कर लिया करो कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा। अच्छा, इसके बाद H की बात है तो H तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से।
H में कहाँ से निकलता है? एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसके बाद अगर हम बात करें H2 माइनस की, तो H2 माइनस के केस में जरा सा अलर्ट हो जाना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ चुका होगा? एंटी बॉन्डिंग। और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकालना। तो हम इसको निकालेंगे अब, इस वाले को, तो ये निकलेगा, देखो कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहली चीज। अच्छा, हमको पता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है? BMO का, फिर AO का, फिर ABMO का। ये बात तो आपको पता ही है। अच्छा चलिए इस केस में देखते हैं, H2 प्लस BMO ये दोनों है, लेकिन याद रखना जब मैंने कहा था सेम सेल की बात आएगी तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब H2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा? H2 का होगा। अच्छा, इसके बाद कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन है? H है, तो फिर किसका होगा? H का होगा, और फिर किसका होगा? H2 माइनस का। तो ये आपका एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं यही H2 माइनस 2 कर दूं, चलो मैं एक और ऐड कर लेता हूं, H2 माइनस 2, तो इस केस में क्या होगा जरा देखना, H2 माइनस 2 का मतलब इस ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा। H2 माइनस 2 में अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा सेम सेल के लिए, अगर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उस केस में देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? घटती है। मतलब H2 माइनस का ज्यादा होगा, H2 माइनस 2 का कम होगा, ये ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ये तो आपका था, ये आपका क्वेश्चन था इस पर बेस्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वो है N2 माइनस N2 माइनस 2 एंड N2 प्लस, इस पर बेस्ड हम करते हैं ये क्वेश्चन। एक बार आप ट्राई कर लीजिए और अपना आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए N2 माइनस N, N2 माइनस 2 एंड N2 प्लस पर हमको करना है। इन दिस केस, इस केस में हमको क्या करना होगा, आइए जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो N2 है, अच्छा सबसे पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा इस केस में मैं N2 वाले केस में मैं 1s और 2s वाले को ड्रा नहीं करूंगा, मतलब ऑलरेडी मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा नहीं करूंगा। जैसे 1s के 2 होते हैं ना, एक आपका बॉन्डिंग होगा, एक आपका एंटी बॉन्डिंग होगा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो आप समझ लेना उतना, ठीक है। और अगर हम 2s की बात करें, 2s में कितने? 2, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के हम जो बातें करेंगे वो करेंगे, हम सिर्फ 2p को देखेंगे, क्योंकि हमने आपको वहां भी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां भी आपको बताया था कि 1s और 2s तो हमेशा वही रहते हैं। जैसे यहाँ पे है 1s 2s, इसके ऊपर आपका बॉन्डिंग 2s आ जाएगा, इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग 2s आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग सिर्फ इसमें होती है। और ये 14 का केस में 21 बनाओगे तो कैसे बनेगा? 21 ये हुआ, ठीक है। Z ग्रेटर आर इक्वल टू 7 के कंडीशन में 21 अच्छा, आइए जब 21 अप्लाई करते हैं तो इस केस में क्या होगा? देखिए जब इस केस के क्वेश्चन को हम करने जाते हैं तो देखो, अब आप N2 बना रहे हो, N2 में इलेक्ट्रॉन फिल करो। पहले तो आप 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, कितने बचे? 6, ठीक है। और आपको पता है ये कौन से होते हैं? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये भी बॉन्डिंग होते हैं। ये कौन सा होता है? ABMO होता है, और ये कौन सा होता है? ABMO होता है, ठीक है। ये 2 ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और नीचे वाले 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1 2 2 2 4 2 6 यहीं पर आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब N2 के केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कहां से निकलेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, पहली चीज। अच्छा, अगर N2 प्लस के केस की बात किया जाए, N2 प्लस केस में कहां से निकलेगा जरा बताना। सॉरी, पहले N2 माइनस है ना, चलो N2 माइनस लिख लेते हैं। N2 माइनस में मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर हम बात करें N की, तो N से कहां से निकलेगा? हाँ, N तो एटम है तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलेगा, सोचना ही नहीं है। N2 माइनस 2 मतलब इलेक्ट्रॉन यहां होगा, यहां भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर से निकलेगा, ABMO से निकलेगा,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें N2 प्लस की, तो N2 प्लस में देखो क्या होगा, ये सब हट गए होंगे, ये N2 था, ये बना N2 प्लस। अभी कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो मतलब कहाँ से निकलेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो देखो N2 में यहाँ से, N2 माइनस में यहाँ से, N में यहाँ से, N2 माइनस 2 में यहाँ से, और N2 प्लस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा। अब आप बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, N2 का होगा या N2 प्लस का होगा? हाँ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो N2 प्लस का होगा। फिर किसका आएगा? N2 का आएगा। ठीक है, N2 प्लस के बाद N2, फिर देखिए एंटी बॉन्डिंग है, हाँ तो किस, देखिए एंटी बॉन्डिंग में आइए बात कर लेते हैं किसका होगा, जिसपे सॉरी अभी तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी है ना अपने पास, तो इसके बाद N का होगा, फिर आपका N2 माइनस, और फिर आपका N2 माइनस 2। तो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद मैं कुछ एक स्पेशल केस डिस्कस करूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, पहले आप ये नोट कर लो और फिर उसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा एक केस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा, एक एटम कुछ और होगा, दूसरा एटम कुछ और आपका ज्वाइंट होगा। ठीक है, चलिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोट कीजिएगा, देखो अब इसमें नोट करना है कि हाँ लिखिएगा फॉर एन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल there should be electronegativity difference between the atoms। पहली बात मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि दो जो एटम होंगे उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। और आगे द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी ऑन लेसर एनर्जी स्टेट। अच्छा, लेसर एनर्जी स्टेट का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो लेसर एनर्जी स्टेट में लाई करेगा। ठीक है, अभी ये बात आपको समझ में नहीं रहेगी जब हम आगे क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा घूम के लग रही है, तो जब अभी हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम होल माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात कर ले एक एग्जांपल की कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, मैंने ये कहा कि ए जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान से मेरी बात समझना, नहीं तो आपकी बैंड बज जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब बैंड बज जाती तो आवाज दूर तक जाती है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करते हैं। आइए, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इस केस में थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये हाई जेड इफेक्टिव पे होगा। कहां होगा? हाई जेड इफेक्टिव। अब ये सब चीजें लैंग्वेज में लिखानी थी, बस आप समझ लो। ठीक है, हाई जेड इफेक्टिव पे होगा, इसका एक मतलब ये होगा कि अगर जेड इफेक्टिव हाई है, ध्यान से समझना, अगर जेड इफेक्टिव हाई है इसका मतलब ये कहां पे होगा? लोअर एनर्जी स्टेट पर होगा। कहां पे होगा? लोअर एनर्जी। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्या होगी? हाँ, जेड इफेक्टिव क्या होगा? लो जेड इफेक्टिव होगा। ठीक है, लो जेड इफेक्टिव होगा। अच्छा, अगर लो जेड इफेक्टिव है, इसके साथ साथ ये लो एनर्जी स्टेट में है ना, ये कहां आ जाएगा? हाई एनर्जी स्टेट में।
कहाँ पे आ जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में। इसका मतलब इन दोनों के अगर हम कंपैरिजन करेंगे ए और बी का, तो जो बी के ऑर्बिटल होंगे जो बी के ऑर्बिटल होंगे वो ए के कंपैरिजन में नीचे होंगे। अगर जैसे मैंने कहा मान लो ये ए का ऑर्बिटल है, अगर ये एनर्जी लाइन होगी तो बी के ऑर्बिटल कुछ यहां आएंगे, ऐसे होंगे। मतलब क्यों, क्योंकि बी के ऑर्बिटल लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं और ए के ऑर्बिटल हायर एनर्जी स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में अपने फीड कीजिए और छापिए, फिर हम आगे छापते हैं। चलिए, तो हम सबसे अपना इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं HF। ठीक है, HF में क्या होगा, ये आपका है हाइड्रोजन और ये है आपका फ्लोरीन। हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल होता है H, इसे 1s1 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल है, और ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होगा, इससे कुछ नीचे बना हुआ होगा, कुछ ये ऐसा होगा 1 2 3 2p, ये फ्लोरीन का हो गया। अच्छा देखो, ये 1s होगा, ये 2p हो गया। देखो अब इस केस में क्या करना होगा, ध्यान से देखना आप मेरी बात। फ्लोरीन का 2p हो गया और इसके नीचे कौन होगा, 2s होगा, और ये क्या होगा, 1s होगा। अच्छा, अगर हम एवरेज एनर्जी की बात करें, ध्यान देना, अगर हम एवरेज एनर्जी की बात करें, थोड़ा सा आप ध्यान दो कि इसका होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो उससे थोड़ा इसका कम आएगा, मतलब कम आने का मतलब माइनस वैल्यू तो कम आएगा। इसका हो जाता है -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये याद नहीं रखना आपको, ये होता है -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका तो और कम, लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लो एनर्जी स्टेट पे होता है, मतलब आपको दिख भी रहा होगा, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये इतना थोड़ा नीचे होता है। अब जरा आप बताना कि जब ये होता है, ठीक है, तो क्या ये और ये आपस में कंबाइन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ये कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। तो जब लार्ज एनर्जी गैप होता है तो ये बताओ क्या बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैसे 2s और इसके बीच क्या होता है, यहाँ भी एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अच्छा, एक और चांसेस था कि ये यहाँ से कंबाइन करने की बजाय इससे कंबाइन करके आपस में मिक्सिंग कर ले, पर 2s और 2 के बीच भी क्या है, लार्ज एनर्जी गैप। इस लार्ज एनर्जी गैप की वजह से यहाँ पर नहीं हो पाता, पहली बात। ठीक है, चलिए अब बताते हैं हम आपको। 2s और ये 2p हो गया। ठीक है, ये 1s होता है आपका, 1s और 2s के बीच में यहाँ भी मिक्सिंग नहीं हो पाती, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। 1s 2s की मिक्सिंग का कोई चांस ही नहीं होता है, पहली चीज तो सिर्फ 2s और 2p का होता है। अब देखो, अब ये और ये आपस में कंबाइन करेंगे, तो जब कंबाइन करेंगे दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग बनाएंगे और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जरा ध्यान देना कि बॉन्डिंग ये सिग्मा हो गया, ये आपका सिग्मा स्टार हो गया। अच्छा, इस केस में आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना होगा कि ये x y z ना, तो मेरी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है, z है। और आपको पता है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z होगी तो s कंबाइन करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका ऑर्बिटल हो गया और ये आपका क्या हो गया, z। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो pz ही कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो x और y नहीं बनाएंगे। तो ये आपका सिग्मा z मान लो हो गया, सिग्मा स्टार z। तो जो आपका px और py यहाँ पे बचता है, ये वाले दो बचते हैं, ये कहाँ जाएंगे, यही आपको देखना है। ये एंटी बॉन्डिंग के में नहीं जाते, ये एवरेज लाइन से थोड़ा नीचे होते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों ऑर्बिटल बचे हुए यहाँ पे, वो यहाँ आते हैं और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यही आपको देखना था। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो, कितने 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इसमें आ गए, 2 2 जा 4 इसमें हो गए, 2 6 इसमें हो गया, और 2 8 2 10 इसमें हो गए। तो अब आप यहां से बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 NB बॉन्डिंग माइनस Na। बॉन्डिंग में कौन कौन है, सिर्फ कितने हैं, 1 2 है सिर्फ, ये 1 2, कितना हो जाएगा 1/2, 2 - 0 कितना आ जाएगा 1। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इसे बना लो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस हम कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आप नोट कर लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड इन MOT, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, sp hybridized orbital is considered। sp hybridized orbital is considered। sp hybridized orbital को कंसीडर किया जाता है।
नोट कर लिया, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को कंसीडर किया जाता है। आइए बात करते हैं कार्बन की। यह है कार्बन का 2s 2p और यह है कार्बन का 2s, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये है हमारा, मान लो कार्बन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का होगा, इससे नीचे होगा कुछ, ये इसका 2p होगा, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसका कुछ 2s होगा। 1s नहीं बना रहे हैं, 1s तो आपको पता होगा ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बन रहा है, इसका मतलब इसका ये 2p है ना, इसका 2p और इसका 2s आपस में मिक्स होंगे। अच्छा, एनर्जी की वैल्यू मुझे थोड़ा सा आप देख लेना, जो होगी एनर्जी की वैल्यू मैटर नहीं रखता है, तो ये s और p के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। मिक्सिंग से क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। और यहाँ ये भी क्या बनाएगा, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। इसको बोल सकते हो sp ऑफ कार्बन। तो जो एवरेज लाइन होती है वो इससे पास करती है यार, इससे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जो एवरेज लाइन होती है इससे होती हुई ये हमारे एवरेज लाइन पर बनता है ये। तो जो एवरेज एनर्जी होती है कुछ ऐसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है। ये यहाँ से पास करता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। sp कार्बन और sp कार्बन ये होगा, और ये आपका sp हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन और ये sp हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन। अब इसमें दो केस बनता है, ध्यान देना। एक केस ये कि ये हायर एनर्जी पर हो, एक केस ये कि ये लोअर एनर्जी पर हो। एक केस ये कि ये हायर एनर्जी पर हो, एक केस ये कि ये लोअर एनर्जी पर हो, ठीक है। अब देखो इसके बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या देगा आपका, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO। केस इंपॉर्टेंट है, ये क्या देगा आपको, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देगा। अच्छा, जब ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, देखो उसके बाद क्या होगा, ये और ये आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। जब ये और ये कंबाइन करेंगे तो एक बनता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इस नॉन बॉन्डिंग वाले से भी नीचे आता है यहां पर। और एक ये बनेगा सबसे नीचे जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपका बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे नीचे है। ये 2p ऑक्सीजन वाले से भी नीचे है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके ऊपर ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका देगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखो ध्यान से देखो, ये दे दिया। अभी कौन कौन बचा हुआ है, यहां से दो बचे हुए हैं p वाले, और यहां बचे हैं दो p वाले। तो ये जो दोनों p वाले हैं ये आपस में पाई ऑर्बिटल बनाते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यार गड़बड़ हो गया, ऐसा ना, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका पाई 2px, और ये पाई 2py, और ये होता है आपका पाई स्टार 2px, और ये पाई स्टार 2py। इस चीज को आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप इसे पूरा बना लो, फिर उसके बाद हम इसमें एक एक बातें आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूं। और ये यहां आया होगा, तो ये जो होता है आपका, ये वाला होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए एक बात आपको जो डिस्कस करनी मेन वो है ये कि ये जो नॉन बॉन्डिंग के ये ऊपर होता है ना, ये जो नॉन बॉन्डिंग के ऊपर होता है, देखो ये जो नॉन बॉन्डिंग के थोड़ा सा ऊपर होता है ना, सिंस इट हैज मच नहीं बोल सकते, इट हैज स्लाइटली ओवर एट
एवरेज एनर्जी लाइन and hence it has some anti-bonding molecular orbital character। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसके पास थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैरेक्टर होगा। तो ये S और P आपस में कंबाइन करके क्या बनाए थे, यहां देखो ये वाला S और ये वाले बॉन्डिंग, ठीक है। इसका लोअर इसका हायर, इसका लोअर दिया क्या आपको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसका हायर दिया आपको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें थोड़ा सा क्या था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैरेक्टर। बाकी इन दोनों के पाई आपस में कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनाए। देखिए अब इसके बाद देखो मैंने 1s तो लिया नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मींस 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन्स। 4 तो आप निकाल दो हाइड्रोजन वाले 1s वाले, 6 फिल करने अपने को। कितने फिल करने हैं, 1s 2s तो हमने ले लिया है ना, इसका 2s भी ले लिया है, ठीक है। तो 1s1 के 4 निकाल दो, बचे कितने 10, 2 2 4 2 6 2 8, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ 2 छूट गए, देखो ये नॉन बॉन्डिंग वाले, ये देखो 2 इसमें बॉन्डिंग में, फिर 2 नॉन बॉन्डिंग में, और फिर पाई में 2 और 1 2 नॉन बॉन्डिंग में। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें क्या होगा, 1/2 NB - Na। तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 2 6 6 - 0 = आ गया 3। तो बॉन्डिंग में कितने आ गए आपके 3। एंटी बॉन्डिंग में अभी एंटी बॉन्डिंग की बात नहीं है, तो यहां से ये हो गया। अच्छा एक केस यहाँ पे डिस्कस होता है कार्बन CO और CO+ का। देखिए CO का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 112 पिकोमीटर, इसका थोड़ा सा कम हो जाता है 110 पिकोमीटर। क्या रीजन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या रीजन है, देखो जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन CO+ के केस में अगर देखा जाए तो CO+ की जो लेंथ होती है ना बॉन्ड ऑर्डर, सॉल्व करोगे 2.5 आएगा वो। पर ऐसा क्यों होता है, हाँ ऐसा इसलिए होता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन हटता है यहां से हटता है CO+ में, ध्यान देना नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हटता है, और हम बता चुके हैं कि इसके पास थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैरेक्टर होता है। इस बार इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा हो जाता है, कुछ ज्यादा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसका ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग हो जाता है, और इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाती है। और आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, आपको ये याद रखना है। और अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आपसे मिस्टेक होगी, और मिस्टेक कर दी हमने लोगों को देखा है। तो ये अपना हमने आज का डिस्कस किया। इसमें अभी हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, जो ट्रिक है अप्लाई होगी, इसे आप नोट कर लो, छाप लो इसे आप पूरा, और ट्रिक डिस्कस करते हैं। ट्रिक यह है कि अगर आपका Z < 14 है तो आप लगाओगे 21 21, और अगर आपका Z > 14 है तो क्या लगाते हो आप 1 2 21, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जी हाँ, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मुझे आज आपको ये बताना पड़ा, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का केस याद रखना, बहुत स्पेशल केस होता है। अच्छा अगर हम इसमें NO की बात करें तो कोई बात नहीं है, कर लो आप 8 + 7 15, 1/2 कितना होगा बॉन्डिंग में, हाँ बॉन्डिंग में जाएंगे, देख लो आप 15 में बाबा सेम वही ना, B B B A A A 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 एक 15, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 1 5 5 10 - 5 क्या आ जाएगा 2.5। और अगर ये आपका NO+ के लिए हो जाए तो हो जाएगा 1/2 10 - 4 हो जाएगा 3। तो ट्रिक तो सिंपल सी वही है जो हमको लगानी है, वो फिल करके भी आप निकाल सकते हो और इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो। बट आपको जो मेजर रोल याद रखना है वो CO+ का, कि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 होता है, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन कितना होता है 3 होता है, और इस वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है घट जाता है। इसी वजह के लिए मैंने आपको ये डिस्कस किया, ठीक है। तो हमारा आज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हर लेवल पर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, चाहे मेंस चाहे एडवांस चाहे बोर्ड लेवल, हर लेवल पर पूरे तरीके से हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वंडर वॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।